हेलो बच्चों, नमस्ते। सभी कैसे हो आप? सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और मुझे लगता है आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज बच्चों यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो सेकंड चैप्टर है पतंग, और लिखा गया है आलोक धनवा जी के द्वारा। तो हमने इनका फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया था, उसमें हमने आलोक धनवा जी का जीवन परिचय पढ़ा था और उसके साथ में हमारी जो पतंग नामक जो कविता है वो पूरी पढ़ ली थी। तो आज हम यहाँ पर सेकंड लेक्चर के रूप में क्या करने वाले हैं, जो हमारी कविता है पतंग उसकी सब प्रसंग व्याख्या करने वाले हैं कि आपको व्याख्या अगर एग्जाम में आती है तो आपको कैसे लिखनी है, और व्याख्या आपको अच्छे से मालूम है कि आती ही है तो आपको सीखनी होगी कैसे लिखनी है, किस प्रकार से इसका प्रसंग लिखना है, प्रसंग में क्या क्या चीज़ें लिखनी है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। विशेष भी होता है कि विशेष भी लिखना होता है कि इसमें कौन कौन से व्याकरणिक तत्व इसमें समावेश है, तो ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपके उस क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आलोक धनवा जी की कविता है पतंग, और उस पतंग की सप्रसंग व्याख्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ देखिए क्या लिखा हुआ है कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ। कि भादो क्या होता है? भाद्रपद का महीना। पहले मैं इसको पूरा पढ़ लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद बताती हूँ कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्या कहा गया है कि सबसे तेज बौछारें गई, कि भाद्रपद महीने में सबसे तेज बारिश होती है और वो जो सबसे तेज बौछारें आने वाली थी वो सारी की सारी अब समाप्त हो गई है, अब बरस कर चली गई है। भादो गया सवेरा हुआ, अब भाद्रपद का महीना चला गया है, अब नया यानी कि नई ऋतु आ गई है, नया मौसम आ गया है, नया सवेरा आ गया है। सवेरा तो डेली होता है, लेकिन जो ये भाद्रपद महीने के बाद का जो सवेरा होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब सवेरे के देखिए जो प्रातः काल का वर्णन किया है, सवेरे का मतलब क्या होता है? सुबह या फिर प्रातः काल। आप प्रातः काल भी लिख सकते हो और सुबह भी लिख सकते हो। अब देखिए प्रातः काल यानी कि सवेरे को क्या संज्ञा दी गई है? खरगोश की आंखों जैसा लाल, लाल लाल लालिमा से भरा हुआ जो सवेरा है उसको क्या संज्ञा दी है? खरगोश की आंखों जैसा। तो इसमें खरगोश की आंख की जो उपमा दी गई है उसे मानवीकरण अलंकार यहाँ पर हुआ है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। तो शरद ऋतु जब आती है वो पुलों को पार करते हुए आती है, यानी कि कई ऐसे बारिश के कारण कई नदियां उफान पर है और उफानों के कारण जो पुल है वो ऐसे बड़े बड़े पुलों को पार करते हुए शरद ऋतु आई है, ठीक है। तो शरद का जो महीना है, शरद ऋतु का जो मौसम है वो कई पुलों को पार करते हुए आया है। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। क्या शरद ऋतु चलकर आती है? क्या शरद ऋतु का मौसम है वो चलकर या दौड़कर ऐसे पुलों को गाड़ी से किसी के भी माध्यम से पार करते हुए आता है? नहीं आता है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अब चमकीली साइकिल क्यों कही गई है? क्योंकि जब मौसम परिवर्तित होता है तो सूर्य के प्रकाश में भी एक परिवर्तन सा आ जाता है। तो जब बारिश का मौसम चला जाता है, अभी जैसे बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ है, मानसून स्टार्ट हुआ है, और जब अभी हमारे कौन सा ज्येष्ठ के बाद में आषाढ़ महीना लगता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ लगता है, आषाढ़ के बाद में श्रावण लगता है, श्रावण के बाद में भाद्रपद लगता है। ये जो 3 महीने बारिश के आएंगे, उसके बाद जब भाद्रपद का महीना समाप्त हो जाएगा और आश्विन महीना स्टार्ट होगा, जब आप देखेंगे कि आश्विन महीने के साथ ही शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। और आप देखेंगे जब बारिश का मौसम चला जाता है बहुत दिनों तक सवेरा हमें दिखाई नहीं देता है, और फिर शरद ऋतु आती है और जब सूर्य आता है वो सूर्य एक नया सा धुला हुआ सा चमकीला सा लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए, कैसे? अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, कि अपनी जो नई धुली हुई सी साइकिल है ऋतु की, उस साइकिल का एक शरद ऋतु को ही साइकिल का नाम दे दिया है कि शरद ऋतु ऐसा आया है जैसे कोई नई चमकीली साइकिल चला रहा हो। घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब जोर जोर से घंटी बजाते हुए, जैसे टनन टनन करते हुए, लोगों को संकेत देते हुए कि मैं आ गया हूँ। लोग भी वहाँ पर देखते हैं कि हाँ, जो शरद ऋतु है वो आ गई है, बारिश का मौसम चला गया है। और जो खेत खलियान के जो मालिक होते हैं, किसान लोग होते हैं, वो अपनी नई फसल की तैयारी में लग जाते हैं। तो ऐसे या फिर उनकी जो बारिश में जो फसल उगाई थी उस फसल को काटने के लिए, उसकी निराई और रोपाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे घंटी बजाते हुए
जोर जोर से, यानी कि संकेत देते हुए, कई ऐसे उपमाओं के माध्यम से संकेत देते हुए शरद ऋतु नई चमकीली साइकिल चलाते हुए पुलों को पार करते हुए आ गया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और अपनी जो सूर्य की किरणें हैं वो ऐसी चमकीली होती है, चमकीले इशारों से वो बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, और बच्चे जो है पतंग उड़ाने के लिए आतुर हो रहे हैं, और उनके झुंड को जो सूर्य की किरणें हैं, शरद ऋतु है, अपनी नई चमकीली साइकिल चलाते हुए चमकीले इशारों से बच्चों का आह्वान कर रहे हैं, बच्चों के अंदर एक तरंग, एक उमंग को भर रहे हैं कि वे पतंग उड़ाने के लिए आतुर हो जाएं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम यानी कि कोमल बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, और आसमान को बिल्कुल, जो आसमान भीगा भीगा सा नजर आता था, बादलों से घिरा हुआ नजर आता था, अब बिल्कुल खाली है, एकदम खुला खुला सा हल्का सा नजर आने लगा है। अब जो बच्चे हैं पतंग उड़ाने की उमंगे अपने अंदर भरे हुए हैं, वो बच्चे अब आकाश को कोमल समझकर पतंगों को लेकर और आकाश में पतंग उड़ाने के लिए चलने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हम इसके प्रसंग की तरफ। तो देखिए प्रसंग आपको कैसे लिखना है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं में भी बताया था कि आप चाहो तो संदर्भ और प्रसंग अलग अलग लिख सकते हो, आप चाहो तो प्रसंग में ही संदर्भ ऐड कर लीजिए, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आपने संदर्भ लिखा और प्रसंग नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन प्रसंग में ही आपने संदर्भ ऐड कर लिया है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि जो पूछा जा रहा है वो हम क्लियर कर रहे हैं। तो हम आज यहाँ पर केवल और केवल प्रसंग देखेंगे कि प्रसंग में आपको क्या लिखना है। कि प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा के काव्य संग्रह, देखिए काव्य संग्रह कौन सा है, दुनिया रोज बनती है, उनका काव्य संग्रह है। कौन सा है, दुनिया रोज बनती है की कविता पतंग से लिया गया है। ये पतंग कविता कहाँ से ली गई है, दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह से, और किसके द्वारा लिखी गई है, आलोक धनवा जी के द्वारा। तो प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा की काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है की कविता पतंग से लिया गया है। अब ये तो हो गया संदर्भ का। अब इसमें देखिए प्रसंग क्या बताया कि इसमें कवि ने प्रकृति की मनोरम छटा तथा बाल मन की उमंगों का वर्णन किया है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके व्याख्या की तरह। कि कवि कहते हैं कि प्रकृति के निरंतर परिवर्तन के कारण वर्षा ऋतु अर्थात भादों का महीना बीत गया है, क्योंकि जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है। कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, कभी वर्षा आ रही है, मतलब हर एक क्षण उसका परिवर्तित रूप आप देख सकते हो प्रकृति का, हर एक थोड़े समय में, या आप हर एक ऋतु के बाद में उसका एक नया रूप देख रहे हो। तो प्रकृति क्या है, परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील के कारण जो भादों का महीना है वो चला गया है, बीत यानी कि खत्म हो गया है। तन मन को भिगोने वाली बारिश की बौछारें समाप्त हो गई है। खरगोश की लाल आंखों के समान लाल सवेरा अपनी चमक के साथ उदित हो गया है, यानी कि चमक के साथ में उसका उदय हो गया है, उदय हो गया है। सर्दी की ऋतु धूप की तेज चमकती हुई साइकिल को तेजी से चलाते हुए पुलों को पार करते हुए आ गई है। ठीक है, समझ में आया आपको। यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए, मानवीकरण क्या होता है, मानव सुलभ, जैसे मानव कैसे हरकतें करता है पुलों को पार करते हुए, यानी कि एक मनुष्य ही पुलों को पार करता है, मानव ही पुलों को पार करता है, वैसे शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। शरद ऋतु को मानव प्रदत्त व्यक्तित्व प्रदान कर दिया गया है, और कहा गया है कि शरद ऋतु पुलों को पार करते हुए आ गया है। कि यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि शरद ऋतु अपनी चमकती साइकिल की घंटी बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को चमकीले सुंदर इशारे कर करके बुला रही है। कहने का भाव यह है कि शरद ऋतु आते ही बच्चे अपनी पतंग लेकर उड़ाने दौड़ पड़ते हैं। शरद ऋतु ने अपने आगमन से आकाश को इतना कोमल और हल्का बना दिया ताकि बच्चों की पतंगे आसानी से ऊपर की ओर उठ सके। समझ में आया, या आपको एकदम क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके विशेष की तरफ। अब इसमें विशेष क्या है, देखिए आपको खास तौर पर इस काव्यांश में, इस पद्यांश में क्या नजर आया बच्चों, कि कवि ने प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है कि शरद ऋतु आते ही आकाश साफ और कोमल नजर आने लगा है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। दूसरा है कि शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग दृश्य बिंब की प्रस्तुति शब्दावली को कोमल और सहज बना रही है। तो ये है विशेष, इसका कोई विशेष, अगर इसमें आपको और भी कुछ नजर आता है तो वो भी लिख सकते हैं। और अगर आप सिर्फ ऐसा लिखना चाहते हो कि मानवीकरण अलंकार का प्रस्तुतिकरण
तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है और बिंब प्रधान काव्य है ये। आप ऐसे सरल भाषा में भी लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो कि प्रकृति का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया गया है और शरद ऋतु के चमकीले होने का संकेत दिया गया है, ऐसे भी लिख सकते हो। आप अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी यानी कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो है वो नहीं, जो नहीं है वो भी आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लिखना यही है, लेकिन आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला पैराग्राफ। अब भाई पतंग उड़ाने के लिए शरद ऋतु ने बच्चों का आह्वान कर दिया, ठीक है, और जो आसमान है उसको भी बिल्कुल भी पतंग के अनुसार कर दिया है कि साफ सुथरा। अब क्या किया जा रहा है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। अब पतंग को देखिए क्या बताया है, पतंग की विशेषता बताइए, पतंग की एक बारीकी बताइए कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज आसमान में उड़ सके, इसलिए शरद ऋतु ने आसमान को कोमल और हल्का यानी कि मुलायम और हल्का बना दिया है। आया समझ में? दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब देखिए समझ में आ रहा है ना आपको अच्छा सा कि जब पतंग उड़ाने के लिए बच्चे, देखिए यहाँ पर एक सीन भी दिया गया है कैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग उड़ाते समय आप छतों पर चले जाते हो। आप खुद को ही इमेजिन करिए कि जब पतंग का दिन आता है और आप छतों पर चले जाते हो तो एक दूसरे की पतंग कटती है या आप काटते हो या किसी और ने काट दी है और आप उससे पेच लड़ा रहे हो, तो ऐसा माहौल होता है नहीं कि पतंग कट गई तो आप सीटी बजाओगे, हुल्ला करोगे, हल्ला कुल्ला करोगे और मतलब किसी बच्चे को तो दुख हो जाएगा कि मेरी जो पतंग है वो कट गई, और किसी को खुशी होगी भाई मैंने काटी, किसी को खुशी होगी कि मैं काटने वाला था किसी और ने काट दी। होता है ना ऐसा, तो ऐसा आपके मन में भी हुआ होगा। तो यही माहौल यहाँ पर बताया है, बच्चों का माहौल बताया है। इसमें बच्चे कितने स्वच्छंद होकर यहाँ पतंग उड़ाने का कार्य करते हैं और साथ में पतंग की विशेषता बताई है, पतंग का बिंब प्रस्तुत किया है कि पतंग कैसी होती है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज, दुनिया का सबसे पतला कागज, दुनिया का सबसे पतला कागज और बांस की सबसे पतली कमानी आसमान में उड़ सके, ऐसा शरद ऋतु ने आसमान को हल्का और मुलायम कर दिया है। और फिर शुरू हो सके, क्योंकि जब पतंग उड़ेगी तो क्या शुरू होगी, बच्चों की किलकारियां, बच्चों की सीटियां, बच्चों का हल्ला गुल्ला शुरू हो जाएगा, बच्चों की मौज मस्ती शुरू हो जाएगी और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, जैसे तितलियां चारों तरफ नहीं रंग बिरंगी मंडराती हुई सी लगती है, क्योंकि प्रकृति के परिवर्तित रूप के साथ में जब भादों का महीना चला जाता है और शरद ऋतु का आगमन आता है तो मानव मन के अंदर ही प्रसन्नता नहीं होती है, जीव जंतुओं के मन में भी प्रसन्नता होती है, क्योंकि वे भी बारिश के कारण एक स्थान पर बैठे हुए होते हैं और शरद ऋतु के आगमन के बाद में वे भी अपने जो बिल है या घोंसले है या जो भी कीट पतंगों का स्थान होता है वहां से बाहर निकलते हैं और इस दुनिया को पूरा सा रंगीन कर देते हैं। तो ऐसे ही बताया है कि जैसे शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, तितलियां कैसे इधर उधर फुदकती रहती है वैसे ही बच्चे इधर उधर फुदकते से तितलियों की तरह भांति हमें प्रतीत होते हैं। अब करते हैं हम इसका प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा द्वारा लिखित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है दुनिया रोज बनती है कि कविता पतंग से लिया गया है। ये लाइन तो आपको फिक्स है, ये सभी में ऐसा ही लिखना है। अब क्या कहा गया है कि पतंग की विशेषताओं को रंग बिरंगी तितलियों के समान बताया है। पतंग कैसी है, जैसे रंग बिरंगी तितलियां इधर उधर घूमती फिरती से रहती है, वैसे ही जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो एक कलर की तो उड़ाते नहीं है, अलग अलग कलर की होती है। तो उन्हीं अलग अलग कलर की पतंगों, और पतंग क्या है, बच्चे की उमंग है, बच्चों का गंतव्य स्थान है कि पतंग जहां जाएगी वहां उनका मन जाएगा। तो पतंग को एक माध्यम बनाया गया है। अब करते हैं इसकी व्याख्या कि कवि कहते हैं कि शरद ऋतु के आने से उत्साह, उमंग और खुशियों का माहौल बन गया है। अब आप कहेंगे कि मैम शब्दार्थ इतने कठिन नहीं है, आसानी से समझ में आने वाले। ऐसा नहीं है कि मैं एक एक शब्द का अर्थ बता दी जाऊं, ऐसा नहीं है, मैं बता रही हूं और आपको समझ में आ रहा है। इसमें भाव और बिंब प्रधान है ये कि शरद ऋतु के आने से उत्साह और उमंग व खुशियों का माहौल बन गया है। सर्दी के मौसम में धूल रहित आकाश साफ और चमकीला दिखाई देता है ना। जब बारिश आती है, हम बारिश से पहले अगर आंधी आती है तो आसमान में कैसा होता है, धूल मिट्टी सी रहती है और हम खुली आंखों से तो बाहर निकल ही नहीं सकते हैं कि खुली आंखों से बाहर निकलने का मतलब है जो भी कंकर पत्थर है, कचरा है, हमारी आंखों में चला जाता है। लेकिन बारिश के बाद अगर कोई नया सवेरा आया है, चमकीला सा आया है और सूरज एकदम साफ दिखाई दे रहा है, आसमान एकदम नीला सा दिखाई दे रहा है, एक बादल का कण भी वहां नहीं है, तब आप एकदम अपनी
खुली आंखों से इस आसमान को देख सकते हो, क्योंकि इसमें मिट्टी नहीं होती है, मिट्टी सारी गीली है अभी, लेकिन जो आसमान है वो एकदम साफ हो गया है, मिट्टी और कचरे के उड़ने का कोई चांस नहीं है। तो सर्दी के मौसम में धूल रहित आकाश साफ और चमकीला दिखाई देता है ताकि पतंगों को उड़ने में आसानी रहे। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग उड़ सके, वह पतंग जो दुनिया के सबसे पतले कागज से बनती है और पतंग के साथ साथ पतली लकड़ी की कमानी भी उड़ सके। पतंगों की रंग बिरंगी दुनिया को देखकर कवि कल्पना करते हैं कि मानो नाजुक कोमल व हल्की तितलियां आकाश में स्वच्छंद विचरण कर रही हो। पतंगों को उड़ते देख बच्चों को उत्साह उनकी बजाई जा रही सीटियां व खिलखिलाने की आवाज से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था। कहने का ताभाव यह है कि अपनी पतंगों को आकाश छूते देख अत्यधिक प्रसन्न थे। उस खुशी को वे आवाजें निकालकर व्यक्त कर रहे थे। समझ में आया? ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया? कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत आसान भाषा में अपने भाव व्यक्त करने हैं कि कवि पतंग के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से क्या व्यक्त करना चाहते हैं। अब करते हैं हम विशेष कि कवि ने पतंगों से सजे सुंदर आकाश की तितलियों के रंगीन संसार से तुलना करी है। ठीक है, तो उपमा अलंकार हो गया। जहां पर तुलना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो हम बोल सकते हैं, देखिए यह आया है दूसरा नंबर पे कि सुंदर भाव वर्णन, उपमा अलंकार तथा सरल सहज शब्दावली का प्रयोग हुआ है। शब्दावली यानी कि जो शब्द प्रयोग करे हैं वो कैसे है? सरल है, सहज है। मैं यहाँ पर आपको कोई शब्दार्थ नहीं बताऊंगी, आप बिना शब्दार्थ के ही देखिए, बिना शब्दार्थ के ही सब समझ में आ रहा है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज, अब इसका अलग से और क्या अर्थ बताना चाहूंगी, मैं भाव जरूर बताना चाहूंगी। उपमा के माध्यम से किससे कवि ने यहाँ पर किसकी तुलना किससे की गई है ये जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा पैराग्राफ भी सभी बच्चों को समझ में आया। अब चलते हैं हमारा अगला पैराग्राफ। छोटे छोटे पैराग्राफ में करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। और एग्जाम में भी अगर व्याख्या आती है तो छोटे छोटे पैराग्राफ की ही आती है, एक साथ नहीं आती है। तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस बहुत सरल सुबोध भाषा में लिखी गई कविता है, आसानी से समझ सकते हो और अपने विचार व्यक्त कर रहे हो वहाँ पर इस कविता के माध्यम से, तो वो व्याख्या हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि अर्थ, शब्द के अर्थ एक एक देखने पड़ेंगे फिर हमें समझ में आएगा, नहीं, हम आसानी से समझ पा रहे हैं कवि क्या कहना चाह रहे हैं, उस बात को हम अपने शब्दों में लिख रहे हैं, वो व्याख्या हो गई है। और क्या है, कुछ भी डरने की बात नहीं है। अब देखिए क्या कहा था कि दुनिया की सबसे पतला कागज, दुनिया की सबसे रंगीन, दुनिया की सबसे हल्की और बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, ऐसा बताया था। और क्या था, एक बार और देख लेती हूँ, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, जब किलकारियां उठती है तो तितलियों की नाजुक दुनिया कैसी रंग बिरंगी सी लगती है, वो यहाँ बताई है कि जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं वो तितलियों की भांति प्रतीत होती है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इसका अर्थ बताना पड़ेगा, कोमलता। क्या है? कोमलता। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन, बेचैन का मतलब क्या होता है? व्याकुल पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध का मतलब होता है बिना ध्यान रखे, बिना ध्यान रखे। इसका और भी अर्थ हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यही कहूंगी कि बेसुध का मतलब बिना सूद के, बिना ध्यान से। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग का मतलब होता है एक वाद्य यंत्र होता है, एक वाद्य यंत्र होता है, उसे मृदंग बजाते हुए जब वे पैंग भरते हैं। पैंग का मतलब क्या होता है? छलांग, छलांग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर वेग से मतलब आवेग से। ठीक है, अब देखिए जहां जहां मुझे लगता है अर्थ बताना वहां मैं बता देती हूँ कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। उन बच्चों की बात की जा रही है जो पतंग उड़ाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चे कैसे होते हैं? जन्मते हैं, तभी से हम रूई की भांति उनका पालन पोषण करते हैं। और बच्चे होते हैं तो बच्चों को बच्चों के साथ कोमलता का भाव वैसे ही जुड़ा हुआ रहता है। तो कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वे जो बच्चे पतंग उड़ाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं और छतों पर जाकर पतंग उड़ाते हैं, वे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं, यानी कि कोमलता लेकर आते हैं। पृथ्वी घूमती हुई, वे उनके पैरों में क्या है? उनके पैर कैसे? नरम। उनका स्वभाव कैसा है? कोमल, एकदम कोमल है, मुलायम है। और जो पृथ्वी घूमती हुई ऐसा लगता है उनके बेचैन पैरों के पास आ गई है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास।
जब वे दौड़ते हुए बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, कि दिशाओं को चारों दिशाओं में छलांग लगाते हुए इधर उधर मंडराते रहते हैं बच्चे, इधर उधर दौड़ रहे हैं, इस छत से उस छत पे, उस छत से इस छत पे जाते हुए से नजर आ रहे हैं। और ये भी ध्यान नहीं है कि हम गिरने वाले हैं या उठने वाले हैं, हमारे चोट लग जाएगी, बेसुध बिना ध्यान के इधर उधर दौड़ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि पूरी पृथ्वी उनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई सी नजर आ रही है। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, जब वे छलांग लगाते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर जैसे डाल कैसे झूमती हुई सी, एक डाल को आप छोड़ दो और जैसे ही आप छोड़ दोगे, पतली डाल को आप छोड़ दोगे पकड़ के, तो वो कैसे थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे 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 झूमती हुई सी, ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में झूमती हुई सी फिर धीरे होती है। ऐसे ही बच्चों के पैर भी ऐसे लग रहे हैं, दिशाओं में, एक दिशा में इधर से छलांग लगाई, उधर छलांग लगाई, उनको डर ही नहीं लग रहा है कि हम गिरने वाले हैं। उनके जो कोमल पैर हैं, उनके कोमल पैरों के बीच, पैरों के नीचे ऐसा लग रहा है पृथ्वी ही घूमती हुई सी नजर आ रही है। तो यहाँ पर बच्चों की बेचैनी और बच्चों की व्याकुलता और बच्चों की नटखटपन और बच्चों की कोमलता के बारे में यहाँ व्यक्त किया गया है। अब देखते हैं इसका प्रसंग कि प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा द्वारा लिखित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है की कविता पतंग से लिया गया है। अब बच्चों का कोमल और लचीला होना, पतंग उड़ाते समय किसी बात का होश न रखना का कवि ने वर्णन किया है, ध्यान न रखना। प्रसंग भी इजी है, आपको कहीं पर हार्ड नहीं लग रहा है और ऐसे ही सीधी सरल भाषा में ही आपको प्रसंग लिखना है, ठीक है। और ऐसा नहीं सोच रहे आप, ऐसा मत सोचिए कि प्रसंग लिखने का एक तरीका होता है, नहीं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपने कविता को पढ़ा है और आपको जो मुख्य भाव है वो क्या दिखाई दे रहा है, वो भाव प्रसंग में लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। कवि कहते हैं कि बच्चे जन्म के साथ ही, अर्थात जब वे जन्म लेते हैं तभी से उनका शरीर कोमल रुई के समान हल्का होता है। उनकी कोमलता का स्पर्श करने के लिए स्वयं पृथ्वी भी उनके व्याकुल पैरों के पास आती है। जब वे बेसुध होकर, यानी बिना ध्यान के, आसपास की स्थिति को जाने बिना दौड़ते हैं, तब उनके पैरों के स्पर्श से कठोर छतें भी कोमल बन जाती है। उनके भागते पैरों की आवाज से प्रतीत होता है कि चारों दिशाएं मृदंग की भांति मधुर संगीत निकाल रही हो। वे पतंग उड़ाते हुए झूले की भांति पैंग भरते हुए आगे पीछे होते हुए दौड़ते हैं। उस समय बच्चों का शरीर पेड़ की डालियों की तरह लचीलापन लिए हुए रहता है। झुकना, मुड़ना, दौड़ना, कूदना, सारी क्रियाएं वे शरीर के लचीलेपन के कारण ही कर पाते हैं। तो बच्चों का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है और लचीलेपन के कारण वो कहीं भी दौड़ सकते हैं, कहीं भी मुड़ सकते हैं, कहीं पर कूद सकते हैं, कहीं पर झुक सकते हैं। उनकी एक्टिविटी, उनकी शारीरिक हरकतें कैसी होती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है। तो वही बात यहाँ कवि ने बताई है। अब करते हैं हम इसका विशेष कि कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का सुंदर, चेष्टा का मतलब क्या होता है, हरकत, ठीक है, हरकतों का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा अलंकार का प्रयोग तथा खड़ी बोली युक्त मिश्रित शब्दावली का प्रयोग करा है। देखिए बच्चों, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, शब्दालंकार का भेद है। और अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, यानी कि क या अ या त ऐसे, तरनी, तनुजा, तर, तमाल, तरुवर, बहुत छाए, तो त का की आवृत्ति हो गई, अनुप्रास हो गया है। अब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करते हैं तो वो हो जाती है उपमा अलंकार और ये अर्थालंकार का है, ठीक है। तो ये दोनों अलंकार क्या है मैंने आपको बता दिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। अगला पद्यांश, छतों की खतरनाक किनारों तक। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया, क्या देखा कहीं कि उनके जो पैर है वो कैसे है, लचीले हैं, उनका शरीर है कैसा है, लचीला है, और वो मृदंग की तरह इधर उधर दौड़ रहे हैं, चारों दिशाओं में दौड़ रहे हैं। और जैसे पेड़ की डाली कैसे लचीली होती है और वैसे ही उनका शरीर भी लचीला है, कहीं पर मुड़ना है तो मुड़ जाते हैं, झुकना है तो झुक जाते हैं। अब क्या है भाई, देखिए पतंग उड़ाने के लिए तैयार है बच्चे कि छतों के खतरनाक किनारों तक पतंग उड़ाते उड़ाते उड़ाते, आपने भी देखा होगा, आप तो बड़े हो गए हो लेकिन जब छोटे थे या आपके छोटे भाइयों को देखते होंगे, भाई बहनों को, वो पतंग उड़ाते उड़ाते छतों के किनारे तक चले जाते हैं। अचानक मालूम ही नहीं चलता है, पतंग उड़ रही है, कमान संभालते संभालते हमारा ध्यान तो पतंग की तरफ होता है, हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ गिरने वाले हैं या कहाँ उठने वाले हैं या कहाँ हमें चोट आ सकती है, हमारे पैरों में क्या चीज़ें आ रही है, हमें पता ही नहीं रहता, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो कमान की तरफ रहता है और कमान के साथ में पतंग की ऊंचाई पर रहता है कि मेरी पतंग के साथ कोई पेच तो नहीं लड़ा रहा भाई, ऐसा ध्यान रहता है। कि छतों की खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें,
छतों के खतरनाक किनारों तक तो वे चले जाते हैं, फिर जब गिरने वाले होते तब उन्हें कौन बचाता है? सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उनके शरीर के अंदर ही एक अनुभूति होती है, एक रोमांच होता है, एक आभास होता है उनको कि भाई गिर जाएंगे, जब अचानक से देख लेते हैं और उनको बचा लेते हैं। मान लीजिए ऐसे हुए और लगा गिरे 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 तो फिर उठ जाते हैं। होता है नहीं होता? आपके साथ हुआ होगा कभी ऐसा? पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। पतंग ऊंचा, अब देखिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हुआ है। कैसे हुआ है भाई? पतंगों की जो धड़कन है, मतलब पतंगों की जो आवाज है वो धड़कती हुई सी लग रही है, तो पतंगों का धड़कना क्या है? मानवीकरण हुआ है यहाँ पर कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। केवल, महज का मतलब क्या होता है? केवल और केवल वे एक धागे के सहारे इस संसार से, इस आसमान से और धरती तक स्पर्श कर रहे हैं। मान लीजिए एक धागे के सहारे वो खुद को संभाले हुए हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, यानी कि पतंगों के रंध्र क्या हो गई? उमंग हो गई, उमंग या तरंग। ठीक है, एक तरंग होती है, खुशी होती है, खुशी की तरंग जो होती है उसे क्या बोला गया? रंध्र कहा गया है। कि पतंगों के साथ ऐसा आभास हो रहा है कि वे भी उड़ रहे हैं अपनी उमंगों के सहारे। उनके अंदर जो चंचलता है, उनके अंदर जो उमंगता है, जो लहर आई है खुशी की, और जो पतंग उड़ाने का एक जज्बा है, पतंग उड़ाने की एक ललक उनके मन में आ रही है, तो उसके सहारे में पतंग तो उड़ रही है, साथ में उनको लगता है हम भी उड़ रहे हैं, यानी कि पतंग के सहारे हम उड़ रहे हैं, उस पतली छोटी सी चीज के सहारे वो उड़ रहे हैं, ऐसा उनको आभास लगता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ हम करते हैं इसका प्रसंग कि प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा द्वारा लिखित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से की कविता पतंग से लिया गया है। इसमें कवि ने पतंग उड़ाते समय बच्चों के सामने आती छतों की खतरनाक स्थिति का वर्णन किया है। व्याख्या यहाँ आ गई कि कवि बताते हैं कि पतंग उड़ाते समय बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं, जहां अगर ध्यान न दिया जाए तो गिरने जैसी स्थिति या गिरने की दुर्घटना बनी रहती है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम गिर जाएंगे। और कई बार ऐसे घटनाएं हम सुनते भी हैं जब मकर संक्रांति आती है या जहां भी जिस भी अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है, वहाँ कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना जरूर होती है कि बच्चे गिर गए, पतंग उड़ाते समय छत से गिर गए, या पतंग उड़ाते समय उनका हाथ कट गया। तो ऐसी चीजें हमें दिखाई देती है। तो जहां अगर ध्यान न दिया जाए तो गिरने जैसी दुर्घटना का डर बना रहता है। यहाँ उन्हें कोई बचाने के लिए तेजी से प्रस्तुत नहीं हो सकता, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और रहता है, उनका ध्यान आसमान पर रहता है। वो एक पतली कमानी के साथ में उस आसमान से जुड़े हुए रहते हैं, और उस पतली कमानी के साथ ऐसा लगता है वे स्वयं भी उड़ रहे हैं, तो वो बेसुध हो जाते हैं। और बेसुध इतने होते हैं कि उन्हें यही नहीं पता होता है कि हम किनारे पर खड़े हो सकता, हम गिर जाए। तो कभी कभी कुछ कुछ बच्चों में तो शारीरिक रोमांच ऐसा हो जाता है, शारीरिक आभास ऐसा हो जाता है कि वे स्वयं ही देख लेते हैं कि अरे भाई किनारे पे अभी तो मैं गिर जाता और बच गया मैं। तो ये क्या था? उनका शरीर का रोमांच। तो उस समय केवल गिरने के भय से उत्पन्न हुआ उत्साह ही रोमांच बन उन्हें बचाता है। केवल उनके शरीर से जो एक डर होता है कि मैं कहीं गिर न जाऊं, ये एक भय है, यही उन्हें गिरने से बचाता है। इस समय उनका ध्यान पतंग की डोर, उसकी ऊंचाई और उड़ान पर ही रहता है। जिस प्रकार डोर के सहारे पतंग की ऊंचाई निर्भर करती है, उसी प्रकार उसकी धड़कती पतंग की ऊंचाई उन बच्चों को भी संभाल लेती है। उन्हें देखकर लगता है कि वे अभी अपने रंध्रों के सहारे पतंग के साथ उड़ रहे हैं। ठीक है, अब करते विशेष। तो कवि ने पतंग उड़ाते समय प्रस्तुत होती खतरनाक स्थितियों से अवगत कराया है। बच्चे भी रंध्रों के सहारे उड़ते हैं और दृश्य उपस्थित किया है कि कैसे उड़ते हैं। तो आप दृश्य उपस्थित या दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? दृश्य बिंब। अब बिंब क्या है आप देखिए। अब आप इमेजिन कर रहे हैं ना, जैसे आप पतंग ये पतंग कविता जो पढ़ रहे हैं उसमें आपका खुद का इमेजिनेशन उस स्थान पर या उस समय में जा रहा है जब वास्तविक तौर पर आप पतंग उड़ाते थे और आप गिरने वाले होते थे, या फिर आप गिरने वाले होते थे अचानक से बच जाते हैं, तो वो चित्र एकदम प्रस्तुत हो रहा है आपके सामने। अगर हो रहा है तो वही क्या है? दृश्य बिंब। कि कुछ शब्दों के माध्यम से, कविता की कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने कोई दृश्य प्रस्तुत हो जाता है, तो वह क्या है? दृश्य बिंब है। और उससे आपको आनंद प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? उसको देखकर आपको आनंद प्राप्त हो रहा है। आपके अंदर भी इस तरह के भाव जागृत हो रहे हैं कि अगर मैं गिर जाता तो, है ना, अगर मैं भी ऐसे ही किनारे पर लगा हुआ था। तो ये क्या है? दृश्य बिंब है। खड़ी बोली में भाव अनुकूल है। पतंग को कल्पना रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ठीक है, चलिए, तो ये आता है हमारा अब लास्ट पैराग्राफ कि अगर वे कभी गिरते
छतों के खतरनाक किनारों से। अब देखिए कि छतों के खतरनाक किनारों वाला पहले भी पैराग्राफ आया है, इसको देख लेते एक बार, कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उनके शरीर से ही पता चल जाता था, एकदम मतलब शरीर से आभास हो जाता। आपको भी अनुभव हुआ होगा कि अचानक पतंग उड़ाते 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 अचानक से आपका मन कह गया कि मुझे देखना चाहिए, देख लिया, अरे मैं तो किनारे पे खड़ा हूँ, और आप फिर हटते हो तो फिर आपको अंदर से लगता है अरे मुझे पता नहीं कैसे अंदर से आभास हुआ कि मैं गिरने वाला हूँ और मैं बच गया अब, क्योंकि मुझे ध्यान आ गया कि मुझे यहाँ देखना है। ठीक है, ये हो गया आपके रोमांचित शरीर ने आपको बता दिया कि आप गिरने वाले हो। अब देखिए क्या है कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, मान लीजिए किसी बच्चे के शरीर का रोमांचित शरीर उसको नहीं बता पाया, वो लहर या वो आभास नहीं हुआ कि भाई वो गिरने वाला है, और वो गिर गया, है ना, वो गिर गया बच्चा पतंग उड़ाते उड़ाते। नटखटपने उनके अंदर चंचलता है और कोमल है वो, और कोमल भाव के कारण किसी किसी बच्चे में अनुभूति नहीं हो पाती है कि उनको वो गिर रहे हैं या बचना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए, ऐसा अनुभव नहीं हुआ, और वो गिर गए और बच जाते हैं, और फिर गिरने के बाद में बच गए, उनको कुछ हुआ नहीं, हाथ पे नहीं टूटे, कहीं चोट नहीं लगी। ठीक है, तब तो गिर गए खतरनाक किनारों से और बच गए, और बचने के बाद देखिए और भी निडर होकर फिर तो लगता है कि मैं तो बच गया भाई, मैं तो अब गिरा ही नहीं, मुझे तो चोट नहीं लगी। फिर निडरता के साथ में फिर पतंग की कमान संभालने के लिए खड़े हो जाते हैं। और फिर निडर का मतलब बिना डरे सुनहले सूरज कैसा होता है, सुनहला, गोल्डन कलर का, सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, के जब वे गिर जाते हैं खतरनाक किनारों से, रोमांचित शरीर उनका नहीं आभास करा पाता है और वे बच जाते हैं गिरने के बाद, तब तो उनके अंदर एक डर जो था कि मैं गिर जाऊंगा वो भी खत्म हो जाता है। अब जो थोड़ी सी भी धीमापन उनके शरीर में था ना, वो अब तेजी हो जाती है। तो पृथ्वी और तेज गति से घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आती है, यानी कि अब तो वे निडर होकर और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा इधर उधर दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए और अपने बेचैन पैरों से वो पतंग उड़ाने के लिए आतुर हो रहे हैं। तो ऐसे भाव आपके अंदर हुए या नहीं हुए हैं? ऐसे अनुभव आपने भी बचपन में किया था या नहीं किया था? या आप भी अपने आस पड़ोस में इस तरह के भाव देखते हैं या नहीं देखते हैं? या इस कविता के माध्यम से आपके सामने कोई चित्र प्रस्तुत हुआ है, यानी कि मैंने अपना बिंब प्रस्तुत करने की कोशिश पूरी करी है। अगर मैंने आपको आपके आंखों के सामने वो चित्र प्रस्तुत कर दिया है कि ऐसा हुआ था या ऐसा आपके सामने भी आपके जीवन में भी हुआ था, या कुछ बच्चे छोटे होते हैं वो भी देख रहे हो मान लो, तो उनके जीवन में भी हो रहा है या होता होगा, आगे कोई ऐसा वाक्य आपको दिखाई देता है, तो मुझे लगता है कि ये बिंब जरूर आपको पता चलेगा कि पतंग कविता आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि पतंग उड़ाते समय बच्चों के बेचैन जो मन होते हैं, बेचैन जो पैर होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, उनके अंदर क्या मनोवृत्ति चल रही होती है, क्या मनोभाव चल रहे होते हैं, पतंग की विशेषता क्या है। अब आज के बाद आप जब भी पतंग को देखेंगे तब ये देखेंगे कि पतंग की जो कमानी है वो सबसे पतली कमानी है, बांस की इससे पतली कमानी नहीं होती है। उसके साथ में सबसे पतला महीन कागज, सबसे हल्की चीज दुनिया की, और सबसे रंगीन चीज जो उड़ रही है आकाश में। और आकाश कैसा होना चाहिए? बादलों से घिरा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमी होगी अगर बादलों में, आकाश में अगर नमी है तो वो जो पतंग है वो गीली हो जाएगी, और गीली होने के कारण वह उड़ नहीं पाएगी। तो ये सारी चीजें आपके मन मस्तिष्क में अब फिट होनी चाहिए। अब देखिए, तो प्रश्न करते बच्चों के प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा द्वारा लिखित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है, ये याद रखनी है। मान लीजिए एमसीक्यूज क्वेश्चन में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि आलोक धनवा की पतंग कविता कौन से काव्य संग्रह से ली गई है, या दुनिया रोज बनती है किसका काव्य संग्रह है, और इस काव्य संग्रह से कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। छोटे 3-4 क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इस प्रसंग से ही बनेंगे। तो प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा द्वारा लिखित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है की कविता पतंग से लिया गया है। ये पंक्ति आपको पता है सारे ही पद्यांश में सेम थी, यानी कि हमारा जो संदर्भ होता है वो क्या होता है? सेम होता है। हम प्रसंग में इस संदर्भ को ऐड कर सकते हैं। पतंग उड़ाते समय बच्चों का उत्साह व खतरों से बचने की निडरता को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि कहते हैं कि आकाश में अपनी उड़ती पतंगों को देखकर बच्चे अत्यधिक उत्साही हैं।
उत्साही हो जाते हैं। जब पतंग देखते हैं तो कितना उनके अंदर एक जोश आ जाता है, और मेरी पतंग उड़ रही है, मेरी सबसे आगे उड़ रही है, मेरी सबसे ऊपर उड़ रही है। और जिन बच्चों की पतंग नीचे उड़ रही होती है वो कोशिश करते हैं कि मैं उससे ऊपर जाऊं, इसकी काट के फिर मैं ऊपर जाऊं। तो सबसे ऊपर उड़ाने का जो जोश होता है वो बच्चों में होता है, मानो अपने रंध्रों के सहारे ही वे उड़ रहे हो। कभी कभार वे छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं, परंतु अपने लचीले शरीर के कारण बच भी जाते हैं, और बचने के कारण उनके मन का जो बचा खुचा जो भय था, वो भी डर था, वो भी समाप्त हो जाता है कि अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। और फिर वे भय रहित होकर बिना डर से निडरता के साथ चमकते सूर्य के सामने फिर से आ जाते हैं। ठीक है, उनकी गति और उत्साह और भी तेज हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई बच्चों के भागते तेज कदमों के समीप स्वयं ही आ रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो विशेष की तरफ देख लेते हैं कि बच्चे खतरों को झेलकर साहसी बनते हैं और दुगुने मनोवेग से पुनः अपना कार्य शुरू कर देते हैं। इस भाव को प्रस्तुत किया गया है। दूसरा है यहाँ पर मानवीकरण, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और मुक्त छंद की प्रस्तुति की गई है। भाषा में लाक्षणिकता व बिंब प्रयोग किए गए हैं। तो बिंब प्रधान कविता अगर कहते हैं, बिंब प्रधान, हम यहाँ लिख लेते हैं कि बिंब प्रधान कविता कौन सी है? पतंग। ठीक है, बिंब प्रधान कविता आपसे पूछ ली जाती है एमसीक्यूज में, तो आपको क्या लिखनी है? पतंग कविता है, लिखी गई है आलोक धनवा जी के द्वारा, उनके दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह से। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ कि ये जो मानवीकरण अलंकार है या फिर अनुप्रास अलंकार है, ये किस तरह के है ना। मानवीकरण क्या लिखा हुआ है? मानवीकरण, फिर है अनुप्रास, ठीक है, उसके बाद में है उपमा, उसके बाद में उत्प्रेक्षा। ये अलंकार इस कविता में प्रयुक्त किए गए हैं। ठीक है, ये 4 अलंकार इसमें प्रयुक्त किए गए हैं। पहला है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है बच्चों? कि जब प्रकृति की कुछ ऐसी हरकतों को मानव की तरह प्रस्तुत किया जाता है। क्या लिखेंगे यहां पर? प्रकृति के परिवर्तित रूप या हरकतों को मानव की तरह, मानवीय क्रियाओं की तरह, मानवीय क्रियाओं की तरह प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है, तब कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। अब आता है अनुप्रास। अनुप्रास क्या है? शब्दालंकार है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या होता है? उसका बार बार रिपीट होना। ठीक है, आवृत्ति बार बार होती हो, वहां अनुप्रास होता है। ठीक है, अनुप्रास होता है। समझ में आ रहा है आपको? अगर अलंकार आपको लिखने हैं तो आप इनका क्या अर्थ है, कैसे पता चला है कि ये अनुप्रास है या मानवीकरण है या उपमा है या उत्प्रेक्षा है। अब देखिए क्या होता है उपमा अलंकार में। क्या होता है? किसी एक वस्तु की, वैसे उपमा उपमान और उपमेय होता है, उपमेय की तुलना उपमान से इस तरह से होता है। किसी एक वस्तु की, मैं आपको सरल भाषा में बता रही हूं, एक वस्तु की तुलना यानी कंपेयर करना। ठीक है, उसको बता देना कि उसके जैसा लग रहा है, कंपेयर करना, तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है। ठीक है, वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। चौथा आता है हमारा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? एक वस्तु को मान लिया जाता है, वही वस्तु मान लिया जाता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? किसी वस्तु को
दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। यहाँ उपमा में तो तुलना की जाती है, ठीक है, और उत्प्रेक्षा में दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, मान ली जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। ये नोट कर लेना बच्चों। वैसे मैं अलंकार बताऊंगी आपको थोड़ा डिटेल में, तब और अच्छे से बता दूंगी, लेकिन अभी ये चैप्टर पढ़ना है, इसमें अगर अलंकार आए हैं तो उनको कैसे समझना है, इसके लिए मैंने ये बताया, ठीक है। तो आज हमने देखिए बच्चों यहाँ पर पतंग नामक जो हमारी कविता है उसको पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, उसकी सप्रसंग व्याख्या कर ली है, उसका विशेष देख लिया है, साथ में विशेष में जो अलंकारों की बात की गई थी वो भी हमने आज यहाँ पर क्लियर कर लिया। तो आज की क्लास हमारी इतनी है। अगली क्लास यानी कि कल फिर से हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ में दी एंड करेंगे इस पार्ट को। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।